हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की बहुत सारी सीरीज में आपके सामने लेकर के आता हूं और अब लगातार मैं आप लोगों के लिए डीप स्टडी वीडियोस जो है वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड लेकर के आ रहा हूं, जिसमें जो करंट के मुद्दे होते हैं या फिर जो आपके लिए महत्वपूर्ण यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं, उनका न सिर्फ खबर बल्कि उसके पीछे का बिहाइंड द न्यूज़ जो चीज़ें हो सकती हैं उनको भी हम आपके लिए समझाने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में मैंने कुछ आपको केस स्टडी वीडियोस दिए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप उसको जा करके देखिएगा। विरत दुबे के नाम से आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ राणा सांगा को लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, जो कंट्रोवर्सी अभी राणा सांगा के ऊपर चल रही है। उसको अनबायस्ड वे में अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। रीजंस जो हैं वो लास्ट में मैंने बताए हैं उसके। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कमेंट हैं वो तो ऑब्वियसली उसमें कुछ पॉलिटिकल कमेंट्स भी हैं, तो उसके ऊपर ना जाकर के आप एक अनबायस्ड वे में अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको उसमें यूपीएससी के कंसर्न्स जो हैं वो दिखाई देंगे। आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा। नाउ, आज का जो टॉपिक है इसमें हम करंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा डिस्कशन करने जा रहे हैं, और वो मुद्दा क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही जरूरी मुद्दा ये है कि आज 31 तारीख है और आज लास्ट डेट है मार्च एंड सेल की। तो मार्च एंड सेल को आप यहां पर भुना सकते हैं, अपने लिए फायदे उठा सकते हैं उसका, क्योंकि ये आज खत्म हो रहा है, आज समाप्त हो रहा है। 31 तारीख ही है आज, और इस बैच में एडमिशन लेने की भी आज लास्ट डेट है। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कोड का इस्तेमाल करके तुरंत अभी जुड़ जाइए। बैच हमारा 31 मार्च से क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब आपके पास में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए मार्च का मंथ नहीं बचा। इसलिए देर ना करें, जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाएं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपकी इसमें फुल फी वापस हो जाएगी। तो हम सब जानते हैं कि यार हमें पढ़ाई करनी है, प्रीलिम्स निकालना है, मेंस निकालना है और इंटरव्यू निकालना है, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें से सिर्फ आप प्रीलिम्स भी निकाल दोगे ना तो हम आपके लिए पूरी फीस वापस कर देंगे। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप निःशुल्क पढ़ना चाहते हैं। तो जल्दी से ज्वाइन कर जाइएगा, हम लोग बैच में मुलाकात करेंगे। चलिए आइए समझते हैं खबर क्या है। खबर में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी आपको मालूम ही होगा कि म्यांमार में आप सब लोगों को मालूम ही होगा कि म्यांमार में क्या हुआ है कि अभी म्यांमार और थाईलैंड का जो जोन है, इस जोन में अगर आप देखोगे एक बहुत तीव्र भूकंप आया। तीव्र भूकंप का मतलब तीव्रता जो है इसकी बहुत ज्यादा थी। तकरीबन 7.7 रिक्टर स्केल पर इसकी जो तीव्रता है वो नापी गई, और ये बहुत बड़े भूकंपों में से एक है। कुछ साल पहले अगर आपने देखा था तो इससे भी ज्यादा बड़ा भूकंप एक आया था नेपाल में और वो तकरीबन 8.8 का था। उसने भी भारी तबाही मचाई थी। तब भारत ने नेपाल को भी राहत सामग्री भेजी थी। हालांकि शायद नेपाल इस तरीके की राहत को भूल जाता है कभी कभी। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ और भी चल रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि नेपाल में फिर से जो है राजशाही को लाने का एक प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी कर रखी है। आप इसके माध्यम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नेपाल के लिए भी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी आपको मिल जाएंगी, मैंने की हुई है। मेरे ख्याल से 10-15 दिन पहले की है। अभी ये न्यूज़ फिर से आई है तो आपको फिर से उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। बहरहाल हम आते हैं वापस यहाँ पर, समझने का प्रयास करते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा को हम लोग म्यांमार थाईलैंड की सहायता से यहाँ पर स्टैब्लिश कर, ऑपरेशन ब्रह्मा के माध्यम से म्यांमार और थाईलैंड की हम सहायता कर रहे हैं। सहायता जो है वो क्या है, राहत सामग्री के माध्यम से है। राहत सहायता है, राहत पहुंचाने वाले जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, उन राहत पहुंचाने वाले मटेरियल्स को हम इनके लिए यहाँ पर पहुंच जो है प्रदान कर रहे हैं, जिससे कि जो दुविधा हुई है, जो परेशानी हुई है प्राकृतिक आपदा के आने के कारण, वो चीज को ये लोग क्या कर सकें, उससे जो है वो बच सकें। तो यार ये तो एक तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप इसको प्रीलिम्स जो है यूपीएससी प्रीलिम्स, यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हो। इसकी मतलब चीजों को ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जीएस पेपर जीएस में जो प्राकृतिक आपदा या जो सुरक्षा से संबंधित जो मुद्दे हैं, राहत आपदा से संबंधित मुद्दे हैं, प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुद्दे हैं, उससे भी कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले हुआ क्या है कि यहाँ पर भूकंप आया 2-3 दिन पहले, शनिवार की सुबह, या हम कह सकते हैं शुक्रवार की, जो शुक्रवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप आता है और काफी बड़े एरिया को कवर करता है, जिसमें म्यांमार से लेकर के थाईलैंड तक का इलाका है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है। बहुत बुरी तरीके से प्रभावित रहते हैं। दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, एक दूसरे से, पड़ोसी देश हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे देखेंगे कि भारत का जो पश्चिमोत्तर हिस्सा है
माफ कीजिएगा, भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा जो है वो, फिर उसके बाद आपका म्यांमार है, म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं, और फिर उसके बाद थाईलैंड, ये एक तरीके से जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट हमने इसको लेकर के एक सड़क जो है वो त्रिपक्षीय सड़क समझौता भी हम लोगों ने किया हुआ था, वो भी फिलहाल तो बाधित है। म्यांमार में जो है एक आप देखेंगे अस्थिर सरकार वहां पर चल रही है इस वजह से। खैर, ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है इसको आइए समझते हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा इसी ऑपरेशन का नाम दिया गया है, और इस ऑपरेशन ब्रह्मा में जिस विमान का इस्तेमाल फिलहाल किया गया वो C-130J विमान है। और ये जो C-130J विमान है इसके माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई गई है। तो आपको यहाँ पर राहत सामग्री जो है वो भेजी गई है। इस राहत सामग्री के साथ साथ आप देखेंगे तमाम प्रकार की जो बचाव दल है वो भी गया है। बचाव दल में खोजी दल भी शामिल है। खोजी दल का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपने देखा कि भाई बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर भूकंप आया, तो बहुत सारे लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, तो उनको खोज निकालने के लिए जो टीम है, जैसे हमारा NDMA वगैरह है, वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें पारंगत है, तो उससे संबंधित लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। बचाव दल से बहुत सारे लोग गए हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन सब चीज़ों के लिए एक डिस्कशन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिस्कशन हुआ जनरल आंग मिन लाइंग से, जो कि क्या नाम है, म्यांमार के जनरल हैं। और आपको मालूम है कि म्यांमार में इस समय सैन्य शासन चल रहा है। म्यांमार में इस समय क्या चल रहा है? सैन्य शासन चल रहा है। तो सैन्य शासन जो चल रहा है उस सैन्य शासन को जुंटा शासन के नाम से जाना जाता है। जुंटा सैन्य ग्रुप है वहां पर, जुंटा शासन के नाम से जाना जाता है, तो वो यहां पर चल रहा है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये एक प्राकृतिक आपदा है। मानव होने के नाते, मानवीयता को रिप्रेजेंट करते हुए भारत ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में हमेशा अव्वल रहता ही है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत जो है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराना चाहता है। और जब इनसे कंफर्म हो गया, बात हो गई, तो इस ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी के तौर पर ही आप देखेंगे कि इस विमान के माध्यम से इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर भेजी गई। ठीक है, क्या नाम है, म्यांमार जो है भेजी गई, और इसी के माध्यम से थाईलैंड में भी सहायता जो है वो पहुंचाई जाएगी। अब हम ये भी समझेंगे कि आगे चल करके इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो किस तरीके की हैं, असुविधाएं जो है वो किस तरीके की हैं, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे, उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ इस ऑपरेशन से जुड़ी कुछ और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर एक बार आइए नज़र डाल लेते हैं, जिनके ऊपर एक बार दृष्टि डालना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि यार ये कितना हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है आपस के रिश्तों को सुधारने के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे हमारा उनके साथ कोई विशेष रिश्ता बिगड़ा हुआ नहीं है, लेकिन गैप एक आपको देखने को मिलता है। उस गैप के ऊपर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले समझिए कि इसमें इसके अलावा ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा में जो ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, तकरीबन 15 टन के आसपास राहत सामग्री पहले चरण में पहुंचाए जाने की बात की गई है। जरूरत पड़ने पर और भी पहुंचाई जाएगी। भारत इस मामले में सबसे पहला है। दूसरी बात, राहत सामग्री न सिर्फ भारत पहुंचा रहा है, बल्कि भारत के अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत के अलावा ये सहायता जो है वो रूस के माध्यम से और चीन के माध्यम से भी थाईलैंड और क्या नाम है, चीन तक जो है वो थाईलैंड और म्यांमार तक पहुंच रही है। लेकिन इसमें सबसे पहला जो रिस्पांस किया गया है वो भारत की तरफ से किया गया है। भारत की तरफ से कुछ और एक्टिविटीज भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे भारत की तरफ से यहां पर फील्ड हॉस्पिटल जो है वो स्थापित करने की बात कही गई है कि भारत जो है म्यांमार में जो है वो क्या करेगा, एक फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है। फील्ड हॉस्पिटल स्थापित करेगा भारत। इस पूरे फील्ड हॉस्पिटल में आप देखेंगे 118 कर्मचारी होंगे, जिसमें एक लेडी ऑफिसर भी रहेंगी। अब ये क्या करेगा, फील्ड हॉस्पिटल जो है क्या करेगा, वहां पर एक हॉस्पिटल की तरह, मतलब एक अस्पताल जैसे होता है ना, वो हॉस्पिटल की तरह वहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा। हॉस्पिटल ही है वो जो स्टैब्लिश किया जाएगा। तो जो लोग घायल हुए हैं उन घायलों की इलाज के लिए हर प्रकार की जो फर्स्ट एड से लेकर के किसी भी प्रकार का अगर इलाज अगर देखा जाए तो उसमें शामिल रहेगा। इनफैक्ट इसके माध्यम से ऑपरेशन थिएटर भी जो है, ऑपरेशन थिएटर वगैरह जो है वो भी स्थापित किया जाएगा। मतलब अगर कहीं ये जरूरत पड़ रही है कि यार किसी का ऑपरेशन करना पड़ रहा है, कोई हाथ पैर में कुछ इस प्रकार की मतलब अपंगता आ गई है कि उसका जो है फ्रैक्चर हो गया हो या कुछ गंभीर जो है चोट लग गई हो, तो ऑपरेशन करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो ऑपरेशन थिएटर तक वहां पर मौजूद रहेगा। बाकी जो मेडिकल असिस्टेंस वगैरह हैं वो सब तो इसमें अवेलेबल रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब ये जो फील्ड हॉस्पिटल है, ये फील्ड हॉस्पिटल शत्रु ब्रिगेड की तरफ से जो है आयोजित किया गया है। ये शत्रु ब्रिगेड एक तरीके का शत्रुजीत ब्रिगेड,
शत्रुजीत ब्रिगेड में मेडिकल रिस्पॉन्डर्स का ये एक टीम है। मेडिकल रिस्पॉन्डर्स का मतलब ही समझ गए कि चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्डेंट्स जो है वो रहते हैं। और इसकी पूरी अध्यक्षता अगर आप देख रहे हैं किसके अंतर्गत है, वो है लेफ्टिनेंट कर्नल जगनीत गिल के अंतर्गत। तो इनके अंतर्गत में इनकी एक ब्रिगेड है शत्रुजीत ब्रिगेड, जो कि मेडिकल रिस्पॉन्डर्स के तौर पर काम करती है, जिसमें 118 कर्मचारी हैं जो यहां पर आपको फील्ड हॉस्पिटल स्टैब्लिश करते हुए दिखाई देंगे। फील्ड हॉस्पिटल का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस पहले का भी है और उसी एक्सपीरियंस को लेकर के ये वहां पर भी अपना जो है ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं, वहां पर भी अपना कैंपेन चला रहे हैं, म्यांमार में भी। तो इससे पहले वाला जो इनका एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से। ऑपरेशन दोस्त जो है वो फरवरी 2023 में जो है वो लाया गया था। और ये जो है जो तुर्की सीरिया में जब भूकंप आया तो वहां पर भूकंप के से राहत पहुंचाने के लिए ये जो ऑपरेशन दोस्त है वो चलाया गया था। मतलब ये जो फील्ड हॉस्पिटल है ना, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल है जो अब म्यांमार में भी इसी तरीके की सहायता प्रदान करने जा रहा है जैसे ऑपरेशन दोस्त के समय में 2023 में चलाई गई थी। तो आपको यहां पर ऑपरेशन दोस्त के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी तो रखनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर भारतीय नौसेना की तरफ से अगर देखा जाए तो भारतीय नौसेना की तरफ से भी असिस्टेंस प्रोवाइड कराने की बात की गई है, जिसमें HADR यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, ये एक HADR है। मतलब ये भी एक प्रकार का एक कैंपेन है जिसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 4 जहाज जो है वो भारतीय नौसेना के माध्यम से भेजे गए हैं। तो अभी आपने देखा कि उधर ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो उसके माध्यम से वायुसेना को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ये यहां पर आप देखेंगे तो जो राहत सामग्री पहुंचाने का जो मार्ग है उस मार्ग की अगर हम बात करें तो वो वायु मार्ग है, और दूसरा एक मार्ग आपको यहां पर जल मार्ग देखने को मिल रहा है जिसमें आप HADR रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। तो इसमें क्या है कि तकरीबन नौसेना ने 4 जहाज भेजे हैं जिसमें तकरीबन 50 टन के आसपास, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 टन के आसपास जो है वो राहत सामग्री उसी तरीके की भेजने का प्रयास किया गया है। तो जल मार्ग से भी और थल मार्ग से भी माफ कीजिएगा, जल मार्ग से भी और वायु मार्ग से भी राहत सामग्री भारत की तरफ से भेजी जा रही है। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या थल मार्ग से भी भारत की तरफ से राहत सामग्री भेजने की बात है? तो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भारत का जो पूर्वोत्तर इलाका है, भारत के पूर्वोत्तर इलाके में अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, क्या नाम है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये वाले जो इलाके आपको देखने को मिलते हैं, ये जैसे मणिपुर का जो रीजन है या फिर मिजोरम का जो क्षेत्र है, तकरीबन यहां से आप देखेंगे ज्यादातर राहत सामग्री पहुंचाए जाने की बात की जा सकती है। लेकिन समस्या ये है कि ये जो सीमांत प्रांत है जो इनके साथ टच करते हैं बर्मा के साथ में, म्यांमार के साथ में, अब हम लोग उसको म्यांमार कहते हैं, पहले बर्मा कहा जाता था। तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो गृह युद्ध चल रहा है म्यांमार में, उसमें गृह युद्ध में क्या है कि एक तो जो वहां पर जो एक यूनिट बनाई हुई है, क्या नाम है, यूनिटी ग्रुप बना हुआ है एक तरीके का वहां पर, जो कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक जो सरकार पहले थी 2020-21 में जो वहां पर बनी थी आंग सान सूकी की, और उनके जो समर्थित नेता हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सरकार को तख्ता पलट कर दिया गया था जुंटा सैन्य ग्रुप के द्वारा। तो वहां पर आप देख सकते हो कि जो जुंटा सैन्य ग्रुप है, जुंटा सैन्य ग्रुप जो है वो, और साथ ही साथ जो वहां पर दूसरी जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनकी तरफ से जो उनके जो ग्रुप बने हुए हैं, उनके ग्रुप्स के माध्यम से अगर देखा जाए तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो हमेशा रहते हैं। खास तौर से EAO जो है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, और जुंटा के सैनिकों का उन जो सीमांत एरिया है उस पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब वहां से राहत सामग्री लाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहां से राहत सामग्री अगर पहुंचानी है तो फिर ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, हमें उनके सरकार से, उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं उनसे जो है एक समझौता करना पड़ेगा, तभी कुछ आगे हो सकता है। तो बहरहाल आपको ये पूरे चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा के लिए चुनौती क्या है। एक्चुअली हम अभी चुनौती की ही बात कर रहे थे। आपको मैंने बताया कि वहां पर जुंटा और EOA के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं अक्सर ही। तो EOA जो है वो इसके द्वारा जो नियंत्रित क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र जो है वो जुंटा ग्रुप के द्वारा है, कुछ क्षेत्र है वो इनके द्वारा नियंत्रित क्षेत्र है। इन दोनों के क्षेत्रों में अगर आप देखें तो म्यांमार जो है वो बटा पड़ा है, ठीक है, यानी म्यांमार जो है वो इन्हीं दोनों के नियंत्रित क्षेत्र में बटा हुआ है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। अब
जो भारत के सामने चुनौती है वो क्या है? अभी जिनसे बात हुई है वो मैंने आपको बताया कि जनरल से बात हुई है, और जनरल से बात हुई है तो यार दिक्कत तो यहां पर भी आई है। अच्छा, भारत का जो रिस्पांस है वो म्यांमार को लेकर के अभी जो है वो स्थिर है। स्थिर का मतलब, जैसे भारत लोकतांत्रिक देश है, अब जो म्यांमार है वहां पर सैन्य शासन चल रहा है, और सैन्य शासन जो चल रहा है वो लोकतांत्रिक जो सरकार थी, उस लोकतांत्रिक सरकार पर यह आरोप लगाते हुए 2021 में वहां पर तख्ता पलट किया गया कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार जो चुन करके आई थी ये सही तरीके से चुन करके नहीं आई है। मतलब वहां पर सही तरीके से इलेक्शंस नहीं हुए थे, इलेक्शन में फ्रॉड वगैरह किया गया और आंग सान सू की और उनके समर्थित नेता को इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था। तो भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, उसने यहां पर अभी वेट एंड वॉच वाली नीति यहां पर रखी थी, बट वो तो एक तरीके से अगर नीति में कुछ भी चेंजेस करते तो वो कहीं ना कहीं जो म्यांमार का इंटरनल मैटर है उसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करने जैसी बात आपको नजर आती। लेकिन अभी जो बात हुई है, अभी जो हस्तक्षेप चल रहा है वो प्राकृतिक आपदा के कारण चल रहा है। तो यहां पर इंडिया के सामने चैलेंज ये है कि वो इनके साथ साथ इनका सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब इसके ऊपर कोई अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है, बट ये इंडिया के लिए एक चैलेंज जरूर है। तो इस चैलेंज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा क्या काफी सा ध्यान रखना पड़ेगा यार, मतलब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कुछ और ऑपरेशंस भी हैं जो हम लोगों को थोड़े से ध्यान रखने आवश्यक हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा के अलावा कुछ और भी ऑपरेशंस हैं जो लगातार चर्चा में रहे हैं। उन ऑपरेशंस के ऊपर भी एक बार हमको नजर जो है वो डालनी चाहिए। आइए एक बार देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें हो सकती है। जैसे ऑपरेशन विजय की बात करते हैं। ऑपरेशन विजय अक्टूबर 2023 का है। ऑपरेशन विजय जो है अक्टूबर 2023 का है। ये जो ऑपरेशन विजय है जो अक्टूबर 2023 में चला था, आपने देखा होगा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हुआ। अब ये युद्ध जो शुरू हुआ वो उसमें जो है इजराइल और फिलिस्तीन के जो एरिया हैं उसमें बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे। अब उन भारतीयों को वापस लाने के लिए जो कैंपेन चलाया गया था 2023 में, उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। ठीक है, उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए। ठीक है, भारतीय जो नागरिक हैं उन भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। तो आप इसको याद रख सकते हैं, ये वन लाइनर के तौर पर आप इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से ऑपरेशन कावेरी आपको ध्यान रखना है, अप्रैल 2023 में चलाया गया था सूडान में। ऑपरेशन कावेरी कहां चला है? सूडान में चला है। तो वहां पर भी इस तरीके से इसी तरीके की आपको गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को मिलेगी सूडान में भी। तो वहां पर जो सरकार के प्रतिद्वंदी ग्रुप हुआ करते थे उनके साथ में अगर आप देखेंगे, जैसे सूडानी सशस्त्र बल है, सूडानी सशस्त्र बल का आरएसएफ के साथ में हमेशा जो है वो संघर्ष आपको देखने को मिलता है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेज, आरएसएफ का मतलब क्या होता है? रैपिड सपोर्ट फोर्सेज। ठीक है, इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट, जैसे यहां पर आप देख सकते थे कि अभी इनके साथ यहां पर दिक्कत चल रही इन दोनों के बीच में, ऐसी ही दिक्कत आपको यहां पर सूडान में भी देखने को मिली। और इसकी वजह से वहां पर जो फंसे भारतीय हैं उनको निकालने की एक जिम्मेदारी भारत सरकार के पास में आई। तो जब उनके आपस में तीव्र संघर्ष बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगे तो भारत ने बहुत बड़े मात्रा पर यहां पर जो भारतीय विमान है उनका प्रयोग किया था। C-130J जो विमान है उसका, वायुसेना का, उसका प्रयोग किया गया था। C-17 ग्लोब मास्टर का प्रयोग किया गया था। नौसेना का INS सुमेधा वगैरह गया था वहां पर। ये सारी वहां पर जो है ये जो जहाज वगैरह हैं ये वहां पर गए थे। उसमें कार्यवाही तेजी से की गई और कार्यवाही करके वहां पर सूडान के पास में फंसे हुए जो लोग थे उनको वहां से वापस लाने का काम ऑपरेशन कावेरी से किया गया। इसी तरीके से ऑपरेशन गंगा जो है वो 2022 का है। ऑपरेशन गंगा 2022 का जो है ये आप देख सकते हैं कि 2022 में ही रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था। रूस यूक्रेन का आपस में युद्ध शुरू हुआ। तो जो यूक्रेन में फंसे हुए जो लोग थे, यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं, उनको वापस लाने का काम जो है यहां पर किया गया। और तमाम सारे जो सीमांत कंट्रीज थी उनके साथ में, जैसे हंगरी है, पोलैंड है, इसके अलावा जो है रोमानिया है, स्लोवाकिया है, इन सब के माध्यम से अलग अलग जगहों से अगर आप देखेंगे तो भारतीयों को वहां से निकालने का प्रयास किया गया था। और मतलब बैक टू बैक आप देखेंगे तकरीबन 90 फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत 2022 के लिए, यूक्रेन से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए, राइट। फिर उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति है। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 में जब तालिबान ने काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है, तालिबानियों के द्वारा जब काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया गया था, तो वहां से जो भारतीय नागरिक हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति का प्रयोग किया गया था। तो ये भी एक आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑपरेशन जो है समुद्र सेतु है, जो कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत आया था। और आप सब लोगों को मालूम है कि ये पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी
बीमारी आई थी जिसको हम लोग कोरोना वायरस या कोविड-19 के तौर पर जानते हैं, ठीक है, कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस जिसको बोला जाता है, कोरोना वायरस। आज भी लोग भाई साहब इससे डरे ही हुए हैं कि एक भी खबर आ जाती है तो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, अलर्ट मोड में चले जाते हैं। तो ये मतलब ये बहुत बड़े एरिया पर अगर देखा जाए तो एयरलिफ्टिंग का प्रोसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इसमें क्या किया गया, वंदे भारत मिशन में अगर आप देखा जाए, ऑपरेशन जो समुद्र सेतु है जो चलाया गया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया था। तो इसमें भारतीय नौसेना के जो विमान हैं उन्होंने भारतीय नागरिकों को देश दुनिया से जो है वो वापस लाने का प्रयास किया था, और इस पूरे संयुक्त अभ्यास को क्या बोला गया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु बोला गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु यानी कि सी ब्रिज के नाम से जोड़ा गया था। तो जगह जगह से लोगों को लाने का प्रयास करो। ये बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय, क्योंकि सबसे पहली जिन चीजों को बंद किया गया था वो एयरलाइंस को ही बंद किया गया था, ठीक है। इनफैक्ट लोकल जो एयरलाइंस है वो भी नहीं चल रही थी। तो उस समय इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बाहर से लोगों को जो लेकर के आया जा रहा था उनको क्वारंटीन में रखा जा रहा था। बड़ी ही अफरा तफरी वाली स्थिति थी उस समय, इस चीज को यहाँ पर चलाया गया था। इसी तरीके से ऑपरेशन मैत्री है जो 2015 में चलाया गया दोस्तों। ऑपरेशन मैत्री नेपाल में 2015 में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 8.8 इंटेंसिटी का भूकंप आया था रिक्टर पैमाने पर अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा भूकंप था ये, और उसमें राहत सामग्री पहुंचाने में भी भारत सबसे पहले आगे था। आप यकीन मानिए तकरीबन वहां पर भी तमाम सारे विदेशी नागरिक हैं, जो भारतीय नागरिक हैं और जो वहां के खुद के नागरिक हैं, उन सब लोगों के लिए राहत सामग्री जो है वो पहुंचाई गई थी। राहत प्रदान करने का काम भारत सरकार की तरफ से किया गया था उस समय बहुत ही तेजी से। और वही देखो नेपाल आज आरोप लगा रहे हैं भारत के ऊपर कि जो नेपाल के अंदर जो इस तरीके से राजतंत्र को लेकर के फिर से वहां पर मांग चल रही है। इनफैक्ट वहां पर कुछ हिंसात्मक शायद घटनाएं भी घटी हैं, अभी मैंने पूरी खबर नहीं पढ़ी है, सुना है, ऐसे हेडलाइंस वगैरह में देखा था मैंने। तो उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है केपी शर्मा ओली ने, वहां के जो पीएम है। तो अभी देखना है उसमें क्या मुद्दा है पूरा, शायद इसके ऊपर करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, और कुणाल सर शायद इसके ऊपर पूरा करंट अफेयर्स लेकर के आ रहे हैं, आप उसको पूरा देखिएगा। भारत और नेपाल में जो राजशाही का पूरा मुद्दा है उसका पूरा क्रमिक अध्ययन मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। नेपाल की के नाम से आप विरत दुबे नाम डाल करके सर्च करोगे तो आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। बहुत पहले सुगौली की संधि को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो भी आप देखोगे तो वो भी आपको नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि आपको तमाम सारे मिशंस के बारे में जानकारी मिल गई होगी, ठीक है। जाते आते मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि लॉन्ग टर्म बैच में अगर अभी भी आपने इनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। आप लॉन्ग टर्म बैच जो है वो 2027 के लिए टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक 2026 का भी बैच है, 2026 का भी बैच है, उसका प्राइस और ज्यादा कम है, वो 32,999 ना होकर के 26,999 का है, 26,999 का है। उसमें भी आप विरद लाइव कोड प्रयोग करेंगे तो आपको इतने में मिल जाएगा। 2026 का प्रीलिम्स निकालिएगा तो आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी, बुक्स वगैरह इसमें सब अवेलेबल हैं। और यहां पर लॉन्ग टर्म बैच में आपसे कहूंगा सबसे बढ़िया बैच है, क्योंकि इसमें अलग से क्लासेस चलती हैं बेसिक्स की बेटा, ठीक है। इसमें अलग से क्लासेस चलती हैं बेसिक्स, जिसमें एक एक शब्द आपको पहले क्लियर किया जाता है, उसके बाद फिर टॉपिक में हम लोग जाते हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सारी बेसिक जानकारी आपको दे देंगे हम। इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों है, सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इसको और किन नामों से जाना जाता है, क्या क्या मूलभूत चीजें हैं जो इसके बारे में सब कुछ पहले बता देंगे। उसके बाद जब आप एडवांस लेवल की, जब आप फाउंडेशन टू एडवांस वाले बैच में जाओगे ना, तो एटलीस्ट आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से अनभिज्ञ नहीं होंगे, आपको मालूम है कि यार ये चीजें थी, तो आपका जो ना वहां पे मूवमेंट बनता है, पढ़ने में गति बनती है। बहुत ही शानदार बैच है ये, इसलिए आपसे कहूंगा कि यार लॉन्ग टर्म बैच में आप जुड़ो, बहुत ही शानदार बैच है। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करिएगा, बगैर किसी असिस्टेंस के, बगैर किसी सहायता के, आपको सीधे विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। कोई अगर आपको असिस्टेंस देता भी है तो उनसे इंसिस्ट कीजिएगा कि हमें विरद लाइव कोड ही चाहिए, कितना भी डिस्काउंट दिलाओ, मुझे विरद सर के नाम से ही चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके से अगर कोई आनाकानी करे, इमीडिएटली आप मुझे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको उसमें असिस्टेंस जरूर प्रोवाइड करूंगा। और मेरे को कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे को कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक काम करना है, आप मुझे लिख भेजिए मेरे इस टेलीग्राम पर। मेरा टेलीग्राम है VIRADLIVE, यही मेरा टेलीग्राम है, यही मेरा कोड है, ठीक है। ये टेलीग्राम भी है, ये इंस्टाग्राम भी है, ठीक है। इसके अलावा आप हमें विरद virad.dubey@studiiq.com इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं विद योर कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, विद योर कॉन्टैक्ट नंबर, इस पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में फिलहाल इतना ही, मुलाकात करेंगे फिर किसी करंट अफेयर्स की न्यूज के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।